क्या आपको पता है कि इतनी मोटी अंग्रेजी की किताब मात्र 26 अक्षरों की गुलामी करती है? कितने अक्षरों की बेटा? 26 अक्षरों की गुलामी करती है। तो हम जानेंगे कि ये किताब का निर्माण कैसे होता है, यानी कि हम आज बेसिक लेवल से अंग्रेजी सीखेंगे। यानी कि एक किताब में जो इतने सारे चैप्टर होते हैं, यानी कि एक किताब कुल मिला के ये जो बने हैं, ये कैसे जो है एक अल्फ़ाबेट वर्ड यानी कि 26 अक्षरों से मिलकर के ये बने हुए हैं, यानी कि 26 अक्षरों की गुलामी करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज अंग्रेजी का हम ट्रीटमेंट यानी कि अंग्रेजी का पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोग जीवों का देखे होंगे कि उसका पोस्टमार्टम यानी ट्रीटमेंट करते हुए, लेकिन आज हम किसका ट्रीटमेंट पोस्टमार्टम करने वाले हैं बेटा? आज हम अंग्रेजी का ट्रीटमेंट यानी कि ये किताब जो होता है उसमें से छोटे लेवल की आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। ये इधर किनारे है, पहले हम टॉपिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा बेटा अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया, पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। फिर जो है इसी अल्फ़ाबेट से क्या किसकी उत्पत्ति होती है, किसका निर्माण होता है? अल्फ़ाबेट से शब्द का निर्माण होता है, यानी वर्ड का निर्माण होता है। फिर वर्ड के बाद बेटा सेंटेंस आता है। सेंटेंस का किससे निर्माण होता है बेटा? वर्ड से निर्माण होता है। और फिर इसके सेंटेंस के बाद बेटा क्या आता है? लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटा? लैंग्वेज बोलो या फिर उसे बेटा पैराग्राफ बोलो, दोनों का मीन्स एक ही होता है। यानी कि लैंग्वेज मीन्स भाषा और पैराग्राफ मीन्स गद्यांश होता है, जो कि किताब में हमें लैंग्वेज नहीं, हमें गद्यांश मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। फिर उसके बाद बेटा क्या आ जाता है? पैराग्राफ के बाद हमारा आ जाता है चैप्टर। चैप्टर के बाद बेटा क्या आ जाता है? बुक आ जाता है। आज की क्लास में इतना ही। चलिए बेटा, आज हम अंग्रेजी के खानदान के बच्चों को जानते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी के खानदान को जानेंगे। अंग्रेजी के खानदान के सबसे छोटे बच्चे कौन से होते हैं बेटा? अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हम यहाँ से पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। ये जो होते हैं ए टू जेड होते हैं। क्या बेटा? ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा? ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर के जो जेड तक लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। फिर अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है बेटा? एक वावेल है और दूसरा बेटा क्या है? कॉन्सोनेंट है। वावेल की संख्या कितनी होती है? वावेल की संख्या 5 होती है। और कॉन्सोनेंट की संख्या बेटा कितनी होती है? कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है बेटा? 21 होती है। यानी कि 5 और 21 टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? ये 26, यानी कि कुल जो है 26। अब बेटा ये बताइए वावेल कौन कौन से होते हैं? वावेल कौन कौन से होंगे? चलिए देखिए बेटा, वावेल 5 होते हैं। कौन कौन से सर होते हैं ये भी देखिए बेटा। ए, ई, आई, ओ, यू। ये कितने बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5, यानी ये 5 हो गए वावेल। अब ए टू जेड जो है 26 अक्षर होते हैं ना। 26 में से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 21 बचेगा। जो 21 से इसके अलावा बचता है वो किस में आएगा बेटा? कॉन्सोनेंट में आएगा। यानी कि अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है, पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। अब ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक टॉपिक आपका वावेल ए, ई, आई, ओ, यू है। और कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। इस प्रकार से जो है इन पांचों को छोड़ देंगे, बाकी जो बचते हैं वे सभी हमारे किस में आ जाएंगे बेटा? कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। अब कॉन्सोनेंट के बाद बेटा आता है वर्ड आता है। कौन सा बेटा टॉपिक आता है? वर्ड आता है। वर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड मीन्स बेटा होता है शब्द होता है। वर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? शब्द होता है। अब हम शब्द किसे कहते हैं? जब ये दोनों यानी वावेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि ये जो यहाँ से दो पार्ट किए गए हैं, जब वावेल और कॉन्सोनेंट एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? साथ होते हैं। तो हमारा किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। जैसे बी की बात करेंगे हम। बी क्या है बेटा? ये कॉन्सोनेंट है। और ओ क्या है बेटा? ओ क्या है? वावेल है। और उसके बाद वाई क्या है? वाई बेटा इसी में आएगा, वाई इसमें आएगा। पूरा नहीं लिखे कॉन्सोनेंट, अब इसके अलावा पांचों के अलावा जो बचेगा वो इसी का रहेगा। तो बी ओ वाई, यहाँ पे क्या लिखे बेटा? बी ओ वाई, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है बेटा? लड़का होता है।
बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये वावेल है, और ये क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। यानी कि यहाँ पे देखिए, वाव कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, ये कोई क्रम निश्चित नहीं है कि पहले कॉन्सोनेंट आए फिर। कुल मिलाकर के ये दोनों जो है क्रम वाइज नहीं होंगे, चाहे जैसे वो अपने होंगे, लेकिन कोई भी वर्ड जब लिखा जाएगा, इसी को बेटा हम क्या नाम देते हैं, इसी को बेटा हम वर्ड नाम देते हैं। जब कोई भी वर्ड, एनी वर्ड से जब हम राइट करेंगे यानी लिखेंगे, तो उसमें वावेल जरूर आएगा। कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ अपवाद भले हो सकते हैं, जैसे माई हो गया, क्या बेटा, माई, इसमें दोनों बेटा क्या आ गए, इसमें कॉन्सोनेंट आ गए माई में, तो ये जो है एक्सेप्शन यानी अपवाद होता है। वावेल कॉन्सोनेंट के बिना कोई भी शब्द नहीं बनता है। कुछ एक्सेप्शन भले हो, जैसे माई हो गया, एक्ट हो गया, और इसी प्रकार से 2 4 6 शब्द होंगे, यानी कि 95% जो होंगे ये दोनों जो है आपस में मिलाकर बनेंगे, और 5% ऐसे होते हैं जो कि केवल ये अकेले बनते हैं। ठीक बेटा, तो ये आप लोगों को समझ में आया वर्ड के नहीं। यानी कि वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं बेटा, वर्णमाला के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला के समूह को हम बेटा वर्ड कहते हैं। वर्ड के बाद बेटा क्या आएगा, इसे इंग्लिश में क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट दैट हैज में। इस बेटा कहाँ बढ़ जाएंगे, अब बढ़ जाएंगे हम सेंटेंस पे। सेंटेंस जो है सेम बेटा यही परिभाषा रहेगा, ए वर्ड, या बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे जो है हम सेंटेंस कर देंगे, सेंटेंस, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा, वर्ड कर देंगे। यहाँ पे बेटा हम वर्ड कर देंगे। अब बेटा वही मीन्स फिर से शब्दों के समूह को क्या कहते हैं बेटा, वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द एक लाइन में लिखा जाएगा, जब कोई शब्द एक लाइन में लिखा जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम वाक्य बोलते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, क्या बेटा, आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, यानी कि एक लाइन में लिखा गया है, और जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया डेट, डेट, डेट हैज मीन्स, यानी कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, तभी जो है हमारा सेंटेंस होगा। अगर जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, एम ए आई, अगर ये लिख दें बेटा, कुछ शब्द निकलेगा। अगर इसका अलग अलग शब्द निकालेंगे, इसका हूँ होगा, और एम मीन्स क्या होगा, मैं होगा, ए मीन्स एक हो जाएगा, और टीचर मीन्स अध्यापक हो जाएगा। इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। इसे हम आगे के सेंटेंस में बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे किया जाता है, उसका क्रम क्या लिखा जाता है। बट बेटा यहाँ पे अभी यही जानिए कि ये जो है, ये जो क्रम लिखा गया है, ये क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पे वाक्य की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ, सही अर्थ निकले। ठीक बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज है, फिर हम उसी को बोलते हैं बेटा पैराग्राफ बोलते हैं। लैंग्वेज है, फिर बेटा पैराग्राफ बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या आप लोग लिखेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं, भाषा या फिर गद्यांश कहते हैं। जैसे भाषा का मतलब बेटा अपने भाव को व्यक्त करना, क्या करना, अपने भाव को व्यक्त करना। जैसे कि हम कहें, आज हम सुबह उठे, ब्रश किए, फिर उसके बाद नहाए धोए, नानी के घर चले गए, फिर नानी के घर पहुंचेंगे, बताने लगेंगे आज हम सुबह उठे, नहाए धुले, फिर उसके बाद साइकिल से हम आपके घर आ गए। वहाँ पे हम अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हमने क्या किया और कैसे आपके घर पहुंचा, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, भाषा कहेंगे। और गद्यांश की बात की जाए तो आप लोग एक किताब पढ़ते होंगे ना, किताब में देखे होंगे वंश
वंस देयर वाज ए फॉरेस्ट, यानी कि एक बार की बात है, एक जंगल में जो है एक शेर रहता था, और वह जो है उस जंगल का क्या था, उस जंगल का राजा था। और सभी अन्य जानवर क्या थे, उनके जो है किंगडम यानी कि उनके राज्य में क्या रहते थे, और उनकी क्या करते, उनकी प्रजा थी, बाकी जानवर क्या थे उनकी। इसी प्रकार से कुछ मतलब 4-6 लाइन का, कितने बेटा, 4-6 लाइन का दिया रहता है। फिर उसके बाद उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम पैराग्राफ कहते हैं। जैसे ये 4-6 लाइन, मान लीजिए 4 लाइन का, 1 2 3 4, ये लाइन हो गया आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे किताब में यहाँ से 4 लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ से ऐसे दे देता है। ऐसा क्यों करता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे ये जो 4 लाइन होता है ना बेटा, यही जो है गद्यांश होता है। जब हमारा पैराग्राफ यानी गद्यांश चेंज होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, लाइन भी उसी के साथ हम चेंज कर देते हैं। अगर इसकी परिभाषा बोले आपको बताने के लिए, क्या आप बताएंगे? अगर आपसे कोई पूछ लिया भाषा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश अभी बता रहे हैं, ये नहीं कि अपने भाव को व्यक्त लिख कर या बोल कर प्रकट करने को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वो भी सही है, बट यहाँ पे हम आपको क्रम वाइज बता रहे हैं कैसे। ये जो है सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद, यानी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही हम आपके सामने आपको बताने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज या पैराग्राफ हम लोग को समझ में आया। फिर उसके बाद बेटा क्या आता है, चैप्टर आता है। क्या बेटा, चैप्टर में क्या होता है, पार्ट होते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि एक कोई किताब ले लीजिए, मान लीजिए यही अगर हम किताब लेंगे तो इसमें जो है बहुत सारे चैप्टर होंगे, या फिर केवल एक चैप्टर दे दिया जाएगा, बहुत सारे चैप्टर होंगे ना, यानी कि बहुत सारे चैप्टर होंगे, तभी तो जो है हमारा एक जो है क्या बनेगा, एक किताब बनेगा कि नहीं। बहुत सारे चैप्टर मिलके क्या बनाते हैं, किताब बनाते हैं। और गद्यांश, बहुत सारे गद्यांश मिला करके क्या बनाते हैं बेटा, चैप्टर बनाते हैं। एक चैप्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें कई बार लाइन चेंज करके लिखा जाता है, कभी यहाँ से लिखा जाएगा, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। इस प्रकार से जो लाइन चेंज करके लिखे जाते हैं वे क्या होते हैं बेटा, हमारा जो है पैराग्राफ होता है एक एक। और इन सभी पैराग्राफ के समूह को, इन सभी पैराग्राफ के समूह को क्या कहते हैं बेटा, एक पार्ट यानी चैप्टर कहते हैं। यानी कि चैप्टर की परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, चैप्टर ग्रुप्स ऑफ मैनी पैराग्राफ्स, यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ्स के समूह को क्या कहते हैं बेटा, चैप्टर यानी पार्ट कहते हैं। या फिर अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या आप लोग बताएंगे कि एक से अधिक या फिर एक से अधिक पैराग्राफ के समूह को क्या कहते हैं बेटा, एक से अधिक पैराग्राफ को, चाहे 2 हो, 3 हो, 4, उससे नहीं मतलब है हमें, बस एक से ज़्यादा पैराग्राफ होंगे तो वे हमारे क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। और पार्ट के बाद हमारा क्या आता है बेटा, किताब आता है। किताब आता है, किताब बेटा इसमें बहुत सारे चैप्टर, 4 6 10 12 15 20 25 30 ऐसे चैप्टर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, किताब कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रकार से विषय सूची खोलेंगे आप लोग, देख लेंगे कितना होता है। ये था आज का इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश का ट्रीटमेंट, यानी कि अंग्रेजी का जो है आज हम पोस्टमार्टम किए हैं। अब किताब को कैसे पढ़ा जाए, उसमें कौन से सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको चैप्टर 1 खोल के दे दिया जाए तो आप लोग उसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, तो इसमें देखेंगे कहीं हेल्पिंग वर्ब कैन लगा है, कहीं पे इज लगा है, कहीं पे हैव लगा है। ये इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। कहीं पे सेकंड फॉर्म लगा रहता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को अब आगे हम डे बाय डे जो है आप लोगों के साथ, आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग निश्चित ही जुड़े रहेंगे तो वे आपको पढ़ना आ जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डे सेंटेंस यानी कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना पढ़ना है, यानी किताब का भी हो या फिर रिलेटेड अपने से रिलेटेड या दिनचर्या में जो हम कुछ काम करते हैं हिंदी का वाक्य होता है, अगर उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग अगले वीडियो में हमें मिलेगा। वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे अनुवाद किया जाता है।